वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है जिनसे हम बात करेंगे ओरल कैंसर के हवाले से। ये एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो मुंह, ज़ुबान, होंठ, गाल या आपके गले के हिस्से को मुतासर करती है। ये ज़्यादातर तंबाकू, पान, गुटखा, छालिया और निस्वार के इस्तेमाल से पैदा होता है, जबकि मुंह की नाक़िस सफाई और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त भी कैंसर का ख़तरा बढ़ा सकती है। अब बीमारी के इब्तदाई मराहिल में अलामात बहुत हल्की हो सकती हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा, मगर वक्त के साथ साथ शदीद शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। इसके अलावा मुंह का ऐसा ज़ख़म जो 2 हफ्ते में ठीक ना हो, ज़ुबान या मसूड़ों पर सफ़ेद या सुर्ख धब्बे आ जाना, सूजन हो जाना, मुंह या होंठ का सूज जाना, मुस्तकिल आपके गले में दर्द और गर्दन में गांठ पैदा हो जाना, इसकी आम अलामात में शामिल है। लेकिन बरवक्त तशख़ीस के इलाज के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं कि आप इस बीमारी से अपने आप की जान छुड़ा सकते हैं। तो इसके ऊपर आज हमने बात करनी है मुंह के कैंसर के इलाज के ऊपर और किस तरह इसके बचाव को मुमकिन बनाया जा सकता है। कौन कौन से लोग हाई रिस्क पर होते हैं जिनका इलाज मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर सलीमा मांझी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में, डेंटल सर्जन हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर सलीमा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सलीमा, ओरल कैंसर के हवाले से बात करनी है, जहाँ पर बाकी कैंसर्स बहुत ज़्यादा प्रिवेल करते जा रहे हैं, ओरल कैंसर इज़ वन ऑफ देम। कि यहाँ पर बहुत सारे केसेस आपके पास भी आते होंगे जो आप डायग्नोज करती होंगी, ट्रीट करती होंगी। आम वजह आपको क्या लगती है? कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है। सो यूजुअली हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं ना, तो सबसे पहली शिकायत करते हैं कि ये मेरा छाला है, क्योंकि उनके अल्फाजों में वो छाला ही होता है। और वो जख्म या छाला है जो अब तक वो भरा नहीं है या पूरा तरह वो ब्लीडिंग ख़त्म नहीं हुई है या वो दर्द उस जगह पे कम्प्लीटली कंटिन्यूस है। सो कंसिस्टेंट पेन एक वन ऑफ द कॉज है कि हमें पता नहीं चलता, पेशेंट इग्नोर कराता है साइंस को और कहता है मुझे दर्द हो रही है और छाला है, पढ़ा हुआ है वहाँ पे। लेकिन ये कंडीशन कब होती है? ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, यानी कि आप इसको बहुत सालों तक, अरसे तक अगर कोई इफेक्ट दें, कोई जैसे कि छालियाँ खाएं, पान खाएं, गुटखा खाएं, नस्वार खाएं, तो उस वजह से ये सब कुछ होता है। सो आपने पूछा जैसे कि पान छालियों की वजह से सिर्फ होता है। अगर हम अपने पाकिस्तान का स्टैटिस्टिक्स निकालें तो हमारे टॉप 3 के अंदर ना ओरल कैंसर आता है और वो मेल्स के अंदर आता है। और हम क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, हम भी हैं, नेपाल भी है, ये तमाम में सबसे ज़्यादा पाया गया है हमें ओरल कैंसर। और वजह उसकी क्या है? अगर आप सिंध का एरिया देखें, सबसे ज़्यादा वहाँ पे पान और छालियाँ हैं। पंजाब में आप देखें तो ज़्यादातर आपका सिगरेट है, स्मोकिंग है, टोबैको है। और फिर आप जाते हैं अगर KPK की तरफ और अफगानिस्तान वाले एरिया से, तो वहाँ नस्वार है। सो हर एरिया का अपना अपना है। और स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली देखा गया है कि जितना स्मोकलेस, जिसमें धुआं नहीं होता लेकिन वो तंबाकू होता है, टोबैको होता है, जिसके अंदर एरोकोलाइन होता है। तो आपने पूछा कि क्या ऐसी चीज़ है इसके अंदर? एरोकोलाइन एक कैंसरियस एजेंट होता है जो कि यूजुअली पाया जाता है टोबैको के अंदर भी और टोबैको की बीटल नट के अंदर भी, जो हमारा सुपारी होती है, नट होता है। तो बहुत सारे वो जितनी दफ़ा खाते हैं तो उनके मुंह के अंदर वो एक तरह से कट्स पैदा करता है। ओह माय गॉड। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है। वो भी हम साइंस बताएंगे कौन सी साइंस होती हैं। तो ये इतना खतरनाक है कि पूरे पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है ओरल कैंसर की। और मेल्स में खास तौर पर रेशो ज़्यादा है। अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि जिसका धुआं नहीं भी होता उसकी वजह से भी ओरल कैंसर हो सकता है। अब सिगरेट की तो हम बात करते हैं, लेकिन वेप्स कहीं ना कहीं हम उसको छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, ये वो चीज़ है जो कि हम सिगरेट को छोड़ने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ई सिगरेट्स पे जा रहे होते हैं, वेप्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यहाँ पर वो जो आजकल पैचेज आ गए, निकोटीन पैकेज, उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। सो मैं आपको बताऊं, उससे तो 4 कैंसर हो सकते हैं। ओरल कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर जो पेनक्रियास हमारे खाने वगैरह के इंटेस्टाइन के साथ होता है, इसोफेगल जो हमारे खाने की नाली होती है उसका कैंसर, और चौथा हमारा लंग कैंसर। सो आप समझ लीजिए ओरल, लंग, पेनक्रियाटिक और इसोफेगल, ये 4 कैंसर्स वो करवा सकता है, जो कि वेप्स है, आपकी सिगरेट है, ये स्मोकिंग टोबैको कहते हैं इसको हम। और स्मोकलेस में जो टोबैको, छालियाँ, पान है, गुटखा, नस्वार है, वो स्मोकलेस है जिसमें धुआं नहीं होता। लेकिन ये उसी तरह से करते हैं और ज़्यादा एडवांस करता है। सो हमेशा से कहते हैं, अगर आप WHO की क्लासिफिकेशन देखें तो क्लास 1 जो है ना वो आपकी ये स्मोकलेस टोबैको है। टोबैको ये 2 वर्ड्स आपको कैंसर की तरफ लेके जा रहा है।
और सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारी जनरेशन में भी देखा जाए या हमारी पॉपुलेशन में देखा जाए, हम डिटेक्ट ही नहीं करवाते। हम कहते कोई बात नहीं, पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, मुंह नहीं खुलता, कोई बात नहीं। हमारी सबसे पहली साइन मुंह बंद होना, मुंह का रिजिडनेस होना, सफ़ेदी आ जाना मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा, या बैंड्स बन जाना। थोड़ा सा बताएं सफ़ेदी कहाँ पर, साइडों पे आती है? अच्छा, जुबान पर आती है, कहाँ आती है? सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे गालों के अंदर होती है। अच्छा। गालों के अंदरूनी वाले से, जिसे हम बकल म्यूकोजा कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद होंठों पे कैंसर बनता है सबसे ज़्यादा। मुंह का कैंसर इन जगहों पे ज़्यादा होता है, लिप्स पे, आपके गालों के अंदर वाले हिस्से में, टंग के नीचे, जबान के नीचे वाले हिस्से में, जिसे हम फ्लोर ऑफ द माउथ कहते हैं। इसके बाद आपके, अगर आप लिप्स को रिट्रैक्ट करें तो लिप के अंदर वाला एरिया जो होता है, जिसे हम कहते हैं जिंजो बकल सल्कस, उस सल्कस वाले एरिया में भी होता है, यानी अंदर के हिस्से के अंदर भी, यानी मुंह के वो जगहों पे जहाँ पे लोग अपना वो टोबैको रख देते हैं, कंटिन्यूस रखने से भी वहाँ पे फॉरन इंसिनेशंस होती हैं और हमारे वो गालों में, हमारे उस एरिया के अंदर, म्यूकोजा के अंदर चला जाता है। सो ये सिर्फ कल की कहानी नहीं होती है, ये एक अरसे से कोई पेशेंट अगर ऐसा कर रहा है तो उसको वो वहाँ पे कंडीशन होगी। तो ये 4-5 जगह हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली होता है, पाया जाता है। सो बहुत सारे लोग क्या इग्नोर करते हैं साइंस को, कि अगर वो बढ़ता जा रहा है या वो खून निकाल रहा है या वो दर्द कर रहा है, ये साइंस नहीं होंगी वो कहते हैं, लेकिन यही साइंस है। अच्छा। कि वहाँ दर्द होना, वहाँ पे उभरन या लंप होना, गठ पैदा हो जाना या गांठ बच जाना, या फिर दर्द होना, खून निकलना, और कंटिन्यूस 2 हफ्ते से ज़्यादा वहाँ पे उस छाले का कोई हल नहीं होना। क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास छालों के मसले से आता है, हम उसे जेल लगाने को देते हैं, हम उसे फॉलिक एसिड का कवरेज देते हैं, आयरन का कवरेज देते हैं, और हम कहते हैं कि 2 हफ्ते बाद हमें दिखाना है। अगर 2 हफ्ते बाद वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ये अल्सर एक नॉर्मल एप्टस अल्सर है, जो कि मैदे की तेजाबियत की वजह से हुआ है। एग्जैक्टली। लेकिन वो 2 हफ्ते से ज्यादा अगर बढ़ गया तो फिर वो कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है। मतलब कि हर जख्म या हर छाला भी कैंसर नहीं हो सकता है अगर आप उसको डायग्नोज कराते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए हम शेफ की तरफ भी चलते हैं, फिर डॉक्टर साहिबा की तरफ आएंगे और उनसे जानेंगे मजीद इसका अहवाल। शेफ कहाँ तक पहुंची है हमारी रेसिपी? जी हमारा चिकन रेडी हो गया। ओके जी, चिकन हमारा रेडी। आपने वो जो क्रीम थी वो भी डाल दी है? जी क्रीम डाल दी, फ्रेश क्रीम डाल दी बस। हमारे राइस भी रेडी हो गए? जी राइस बस 1 मिनट में रेडी हो जाएगा बस वो। ठीक है जी। जी और शेफ जो है वो इसके साथ जीरा राइस बना रहे हैं। आप लोग जो है ना वो कुछ भी गार्लिक राइस बना लें, बटर राइस बना लें, कुछ भी बना लें आप इसके साथ रोटी बना लें, इसके साथ नान खा लें, आप जो भी खाना चाहते हैं आप वो खा सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। शेफ हमारे आज जो है ना वो इसको जीरे के साथ प्रेजेंट करेंगे आप लोगों के लिए। राइस को बॉईल करना है। ठीक है। राइस को बॉईल करके उसके बाद बटर के साथ इसको सोते करना है, जीरे को, और उसके बाद आपने कोई भी इसमें हर्ब डाल सकते हैं, ऑरिगेनो डाल दें या कोई ग्रीन लीव्स डाल दें आप। ठीक है जी, ताकि वो उसका थोड़ा सा जो टेस्ट है ना वो राइस के अंदर आ जाए। जी आप इसके अंदर गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं अगर टेस्ट बढ़ाना तो आपने। ठीक है जी। चले जी, हमारे राइस भी जो है वो रेडी हो चुके हैं और ये हमारी प्लेटिंग हो रही है। साथ ही साथ राइस के साथ आज आपको हमने बनाना सिखाया है ज़ीरा राइस और साथ ही साथ नवाबी चिकन। जी नवाबी चिकन, नवाबी स्टाइल में आज आप चिकन जो है ना वो घर पे बनाए, जो कि आज शेफ़ अली रज़ा ने हमें सिखाया है। इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के दिखाइए हमारे देखने वालों को कि इसकी जो लुक है वो कैसी आ रही है। देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े की ग्रेवी भी लग रही है और उसके साथ साथ चिकन का भी कलर बहुत अच्छा आया हुआ है। और साथ आप ज़ीरा राइस बना लें, गार्लिक राइस बना लें, नान के साथ खा लें, रोटी के साथ खा लें, जिसके साथ दिल कर रहा है आप वो खा सकते हैं। तो ये आज हमारा नवाबी चिकन था जो कि शेफ़ अली रज़ा ने हमें सिखाया है, आप लोगों को सिखाया। थैंक यू सो मच शेफ़ अली कि आप आए और ये रेसिपी हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे देखने वालों के लिए लेकर आए। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और इसका फिर हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। डॉक्टर सलीमा की तरफ चलते हैं हम। अच्छा डॉक्टर सलीमा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ये हर ज़ख़म मुंह का कैंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ अल्सर जैसे हमें भी गर्मियों में निकल आते हैं ना, छाले निकल आते हैं, तो 2 हफ्ते तक अगर वो नहीं जा रहा, 2 हफ्ते बाद भी वो वहीं पर मौजूद है, वो कैंसरस हो सकता है। दूसरी बात 2-3 और भी चीजें होती हैं, साइज के ऊपर होता है कि अगर बहुत साइज वो बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ, वो अपनी जगह मखसूस नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है, या उसकी जो किनारियां हैं वो जो है वो उभरी हुई हैं, या फिर वो फैल रही हैं, वो एक राउंड सर्कल सर्कमस्क्राइब नहीं है, तो बहुत सारी जगहों पे ये वजह होती है। दूसरा 2 कलर्स होते हैं, एक होता है सफ़ेदी जो मैंने आपसे बात की, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। हम इसको स्क्रैप ऑफ करने की कोशिश करते हैं विद द टंग डिप्रेसर, वो स्क्रैप ऑफ नहीं होता,
वो कंटिन्यूस उधर रहता है सफेदी, और या फिर वेलवेटी रेड जिसे हम एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। 2 तरीके के कैंसर है, एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया, और एक और की बात भी हम करेंगे अभी। ये 2 कैंसर्स हैं जिसको हम बहुत रगड़ते हैं, कोशिश करते हैं अपने उस स्टिक के साथ जो कि हम टंग डिप्रेसर कहते हैं, वो नहीं जाता, उससे हमें कंफर्म होता है कि दिस इज आ कैंसर। तो ये साइंस होती है जो आप आते हैं डेंटिस्ट के पास तो वो आपको चेक करता है, ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स होते हैं। और तीसरा टाइप होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें आपका मुंह पूरा नहीं खुलता। तो आप इस तरह चेक करते हैं जब पेशेंट अपने साथ है, एक तो हम देखते हैं बैंड्स बन रही हैं, ऐसी ऐसी लाइंस बन जाती हैं साइडों पे आपके गालों के अंदर वाले हिस्से में कि आप मुंह खोलने से कासिर हो जाते हैं, बिल्कुल आपका मुंह नहीं खुलता। नंबर 2, आप जब फिंगर एक्सरसाइज करते हैं, ये 3 फिंगर्स आप पेशेंट के मुंह में रखते हैं, ये नॉर्मल पेशेंट के अंदर 3 या 4 फिंगर्स पूरी खोल देती है मुंह को, इस तरह हम रखते हैं। और अगर ये ना हो और पेशेंट को तकलीफ हो तो वो भी साइन होती है कि लिमिटेड माउथ ओपनिंग, यानी कि ट्रिस्मस उस पेशेंट में अब शुरू हो चुका है और वो कैंसर की तरफ जा रहा है। अगर आप इसे अर्ली डायग्नोज कर लें तो बहुत सारे तरीकों से आप इसको वापस रिवर्ट बैक ला सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेज 3 या 4 पे लेके गए पेशेंट को और वो आया ही आपके पास लेट है तो फिर उसकी बचाव बहुत कम हो जाती है। अच्छा, जो हाई रिस्क पे यही लोग होते हैं जो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये जेनेटिकली भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है? हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ में, साउथ एशियन में यही रीज़न है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में HPV वायरस के थ्रू भी हो सकता है। जो हमारा बाकायदा हर्पीज पेपिलोमा वायरस है, उसकी वजह से भी कैंसर मुंह का हो सकता है, लेकिन ये वेस्टर्न साइड पे ज्यादा कॉमन है। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों की वजह से ज्यादा है, क्योंकि हमारा इसका इंटेक बहुत ज्यादा है, हम इसका यूजेज बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा अब्यूसिव यूज कर रहे होते हैं इन चीजों का। ट्रूली हाँ। तो वहाँ पे हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि ये साइंस देखें और फिर आए, तो फिर उनके स्टेप्स होते हैं हमारे डायग्नोसिस के भी। बाकायदा फर्स्ट स्टेज पे पेशेंट आता है, हमने एक्सरसाइज करके चेक किया, हमने स्ट्रिप ऑफ करके चेक किया। नंबर 2 पे इसकी TNM स्टेजिंग करते हैं हम, ट्यूमर नोड्स मेटास्टेसिस। ये हम स्टेजिंग वाइज देखते हैं कि कौन से स्टेज पर है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। अगर वो 3 या 4 पे तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, बट उसको पैलिएटिव केयर देते हैं। 1, 2 पे तो हमें फ़ौरन से हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, उसकी मल्टीविटामिन्स, उसकी विड्रॉवल प्रैक्टिसेस, उसकी हैबिचुअल प्रैक्टिसेस को अच्छा करना है, उसको बाकायदा क्रीम्स देनी है हमें मुंह के अंदर की कि जो बाकायदा उन बैंड्स को तोड़े। एक्सरसाइजेस कहते हैं, फिजियोथेरेपी हम करवाते हैं, यस, माउथ की भी फिजियोथेरेपीज होती हैं, वो ट्रिस्मस स्क्रू के थ्रू हम करवाते हैं ताकि माउथ ओपनिंग अच्छी हो, बैंड्स टूटे और अच्छी तरह वो नॉर्मल्स में आ जाए। और लास्ट में हम बायोप्सी भी करवाते हैं, ठीक है। अगर हमें तशखीस के लिए ज़रूरत पड़ती है कि ये कैंसर जो है मैलिग्नेंट है, ये ठीक हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, बिनाइन है क्या है, उसकी तशखीस के लिए हम ज़रूर करवाते हैं। उसमें हमें पता लग जाता है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है या कोई और टाइप है या कुछ और है, या क्या पता ये शक्ल ऐसी है लेकिन ये नॉर्मल चीज़ है, सही है, वो फिर उससे पता चल जाता है। अच्छा, अब जैसे पान और छालिए के बारे में बात कर रहे थे, अब जो पान होते हैं जो फ्लेवर वाले यहाँ पे मीठे पान होते हैं, उनसे भी ये हो सकता है? यूजुअली मैं आपको बताऊंगी कि बीटा कुल जो पत्ता होता है पान का, पत्ता डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, लेकिन समझ ले वो एक तरह से इसका मीडियम होता है टूवर्ड्स द कैंसर। आप समझ लो उसको एक सपोर्टिंग दे रहा होता है। तो लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि एक चीज़ का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं, उसके साथ फ्लेवर्स होते हैं, स्पाइसेस होती हैं, स्पाइसेस इटसेल्फ आपके गालों के लिए, आपके मसूड़े के लिए या आपके म्यूकोसा के लिए सेफ नहीं है। तो मीठा पान हो या जो भी हो, डेंजर तो डेंजर है। जैसे फ्लेवर्ड सिगरेट्स भी होते हैं जिसमें कहा जाता है कि इतना निकोटीन का इस्तेमाल नहीं होता, फ्लेवर्ड होते हैं, बट दे आर इफेक्टिंग ना। अच्छा, वो समहाउ दे आर गिविंग द मीडियम, वो एक जरिया है आगे बढ़ाने का, ठीक है। बेशक थोड़ा सा देर से वो आएगा आपके ऊपर, लेकिन वो आएगा अगर आप कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं। कभी आप ओकेजनल खाते साल में एक दफा तो इट डजंट मैटर, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको उसकी तरफ लेकर जा सकता है, रिस्क हो सकता है। आपको पता है जो पत्ते के ऊपर चूना होता है जिसे हम स्लेक लाइम कहते हैं, वो चूना भी एब्रेसिव होता है, वो आपके दांतों को भी और मसूड़े को काटता है और काटता है। इसका मतलब मीठे पान पे भी लगाया जाता है, वो हर चीज में लगाया जाता है। तो आप समझ रहे वो डेंजर तो वहीं पर है, सिर्फ आपने क्या कम किया, छालियां कम की, दैट्स इट, बाकी तो दैट इज देयर, वहीं पर है जी। तो ये वो भी खतरनाक हो सकता है। अच्छा, ये भी बता दें कि जैसे आपने कहा कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज पर अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं इसको रिवर्स किया जा सकता है, थर्ड और फोर्थ पे इसको नहीं किया जा सकता है? बहुत कम चांसेस होते हैं, अक्सर उस जगह को काटना पड़ता है, इंसाइज करना पड़ता है, एक्ससिजन्स करने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के तो एक्ससिजन्स ही होते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ दैट पार्ट होता है। टंग है तो उस टंग के हिस्से को काट दिया। तो ये इसीलिए पेशेंट्स को कहते हैं कि उस टाइम तक आप ना पहुँचे कि जहाँ आपको ज़रूरत पड़े इन चीज़ों की। हमारी पूरी कोशिश होती है कि एंड तक हम पेशेंट की काउंसलिंग करें कि वापस वो उस जगह पे ना जाए, उस चीज़ों में ना मुलविस हो, और उसे मल्टी वाइटामिन्स पे बहुत रखते हैं हम।
ओरली हम उनको जो है आईवी के थ्रू भी दे रहे होते हैं और ओरली भी कुछ लिक्विड्स दे रहे होते हैं, वो लिक्विड डाइट पे ज़्यादा आ जाते हैं। और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको ऐसी वाली चीज़ें दें जिसमें उनको रिकवरी की तरफ रेफ़र हो, ना कि उसका वहीं पर कंटिन्यूस वहीं कंडीशन रह जाए। लेकिन अगर कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ज़बान के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कोई ग्रोथ बन गई है, तो उस ग्रोथ को हटाने के साथ उस जगह को भी हमें हटाना पड़ता है, क्योंकि वरना वो म्यूटेट करता है उस हिस्से से, क्योंकि सेल प्रोलिफरेशन बढ़ जाती है ना, तो वो उस चीज़ को हमने वहीं से काटना होता है, वरना वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि अगर इसका प्रॉपर इलाज हो गया है, उस चीज़ को काट दिया गया है उस हिस्से को, उसके बाद भी इसकी अकरेंस हो जाए? बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट को हम हमेशा बताते हैं कि रिलैप्स के चांसेस ज़रूर होते हैं, क्योंकि उस पेशेंट के अंदर वो इम्यूनिटी बिल्ड अब हो गई है या उसके अंदर वो कैरिंग कैपेसिटी बिल्ड हो गई है, तो अगर वो थोड़ा सा भी अब खाएगा तो ही कैन रीच टू दैट लेवल। तो हम पेशेंट्स को हमेशा वार्न करते हैं कि आपको अगर ऐसा कभी भी महसूस होता है, यू जस्ट हैव एंटी टोबैको च्युइंगम्स, सो दे आर वाइडली अवेलेबल इन द मार्केट। हम एंटी टोबैको च्युइंगम्स का बड़ा पेशेंट्स को रेफर करते हैं कि वो आप लें, और वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की पूरी आदत को छुड़वा देते हैं कि जो आपको वो हो रहा होता है ना कि हमसे रहा नहीं जा रहा है, हमें निकोटीन की जो है तलब हो रही है, उसकी वजह से वो बेहतर होता है। अच्छा, कराची से मैं कॉल की है, साइमा ने, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुनीबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है उससे आपके। मैं खास तौर पर प्रोग्राम देखती थी, तो मैं सुबह में सोती हूँ बच्चों को भेज के ना स्कूल। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम, मेरी कोशिश होती है कि मैं देखूं, बहुत अच्छा मतलब प्रोग्राम करता है, और खासतौर पर डॉक्टर्स जो आपके आते हैं ना, ये हकीम साहब आते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू जी, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। मतलब अब मुझे ये पूछना था, आजकल हर बच्चा जो है वो वैट यूज कर रहा है, कि वो तो फ्लेवर है, किसी को अमरूद का फ्लेवर है, किसी को पूछे वो तो धुआं सा है, मम्मा कुछ भी नहीं होता। यानी कि अब छोटे छोटे से बच्चे भी स्कूल के यूज कर रहे हैं, 3-4 क्लास का, 5 क्लास, हर बच्चे के पास अपना एक रखा हुआ। उसके भी नुकसान यही है लंग्स में, या आंतों में इन्होंने कहा कि लंग्स का हो सकता है, या पेट में हो सकता है। तो क्या उससे नुकसान भी इतने ही है जैसे कि सिगरेट वगैरह के? ठीक है। लड़के लड़कियां मतलब सभी हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखने आप बाहर निकले, आप कराची में तो मतलब ये चीज आम हो गई है। तो मैं जरा परेशान हूँ, क्योंकि मैं तो खैर सख्ती रखती हूँ बेटे पर, लेकिन भाई देखें बाहर निकलता है बच्चा, हमें नहीं पता कि वो बाहर क्या कर रहा है। बिल्कुल, हम नहीं लेके दे रहे, दोस्त लोग। बिल्कुल, थैंक यू साइमा कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया, और बहुत शुक्रिया आपने कॉल भी की है। इनका जवाब यही है कि वेपिंग जो है ना, रिसर्च कहती है कि 10 टाइम्स ग्रेटर इसका डैमेज है देन दी नॉर्मल स्मोकिंग। इसका रीज़न ये है कि वेपिंग की एक आप देखेंगे कि स्टिमुलेट करता है फ़ौरन से, तो इसलिए तो वेपिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। स्मोकिंग में इतना जल्दी स्टिमुलेट नहीं करता जितना वेपिंग में करता है, और डायरेक्ट इफेक्ट है, अनफिल्टर्ड है, तो वो पेशेंट जब लेता है ना, तो उसका नुकसान सिर्फ लंग्स, एसोफेगस, ओरल कैंसर की तरफ सिर्फ नहीं होता, बल्कि आपके थ्रोट कैंसर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके थ्रोट की लाइनिंग को बिल्कुल बर्न कर देते हैं। आई हैव विटनेस्ड सच पेशेंट्स और केसेस कि आप ज़्यादा कूल लगने के लिए, या स्टिग्मा है, लोग सब कर रहे हैं, कॉमन है, फैशन है, उस वजह से जो है ना लोग यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ मोर हैज़र्डियस देन अदर टाइप्स ऑफ स्मोकिंग। तो इसमें हमें स्ट्रैटेजीज ये करनी चाहिए कि स्कूल के अंदर जो है ना हमारे ओरल स्क्रीनिंग्स भी होनी चाहिए, ओरल कैंसर के ऊपर अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए। ये प्राइमरी हेल्थ जो हमारे होते हैं ना प्रोफेशनल्स, उनकी भी रिस्पांसिबिलिटी है, डेंटिस्ट की भी रिस्पांसिबिलिटी है कि गो आउट एंड रीच आउट टू सच पीपल। और खासतौर पर पेरेंट्स की भी एक रिस्पांसिबिलिटी है कि वो देखें कि आपके बच्चे के पास वेप है नहीं है। जैसे वो साइमा बता रही हैं कि 3-4 क्लास के बच्चे भी वेपिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम ना तो उनकी इतनी इम्यूनिटी है, ना वो एज है, और वो कितना ज़्यादा डैमेज करेंगे अगर ये अभी से ही शुरू हो जाते हैं वेप करना। आई थिंक बच्चों को बिठा के अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है, और ऐसी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है कि इसके क्या वर्स्ट हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, तो उनको अवेयरनेस इसी तरह से मिलेगी। कुछ वीडियोस दिखाएं, कुछ पिक्चर्स दिखाएं, कोई चीज़ें दिखाएं, ताकि टेबल टॉक करके वो घर में भी हो रहा हो रीइंफोर्समेंट, और स्कूल्स में भी हो रहा हो। लेकिन बच्चे आजकल के बड़े तेज है, वो कहते हैं इसको कुछ भी नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आई थिंक पहले गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया था कि उन्होंने बैन किया था, लेकिन फिर वो अंडरग्राउंड वापस शुरू होने लग गया। तो आई थिंक ये हर तरीके से स्टेक होल्डर्स की रिस्पांसिबिलिटी, टुगेदर वी कैन मेक अ चेंज। तो वो वाली चीज़ है कि करना ज़रूरी है, क्योंकि इट्स गेटिंग टू मच नाउ इन द मार्केट। सही है कि जहाँ पर हम कहते हैं कि तंबाकू नोशी जो है वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वहीं पर ये जो वेप या ई सिगरेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, बच्चे के हाथ में ये चीज़ मौजूद होती है, ये भी उतनी ही डेंजरस है, बल्कि ये स्मोकिंग से भी ज़्यादा डेंजरस है।
10 टाइम ज़्यादा डेंजरस है। तो आप समझे कि जो खुदा ना खास्ता जो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं वो उसने 10 साल या 20 साल बाद आपको जाके नुकसान पहुंचाना है, ये आपको 3-4 सालों में ही नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए अपने बच्चों के ऊपर, अपने जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके ऊपर ध्यान रखा करें। लास्टली डॉक्टर सलीमा, क्या आप इनको रिकमेंड करना चाहेंगी, क्या आप कहना चाहेंगी, पैगाम देना चाहेंगी? सो मुझे लगता है चैरिटी बिगेन्स एट होम, हम अपने घर से शुरू करें। मैंने एंटी टोबैको च्युइंगम्स की जैसे बात की, घर के अंदर ऐसी चीज़ों को आने ही ना दें। हमेशा हम बात करते हैं कि अगर आप उनको एक्सेस देंगे, अगर आप उनको बच्चों को जाने की एक्सेस देंगे तो वो यूजुअली कॉमन चीज़ें होंगी घर के अंदर। सो मुझे लगता है टुगेदर वी कैन चेंज दिस वर्ल्ड, और स्टेपिंग स्टोन से हम सबके, अगर हम लोगों तक पहुंचाएंगे रसाई इस चीज़ की कि हम ओरल हाइजीन को चेक तो करवाते हैं लेकिन ओरल स्क्रीनिंग कैंसर की नहीं करवाते। सो जाएं 6-6 माह बाद अपने आप को चेक करवाएं, और अगर आपको ऐसा कोई छाला दिखता है जो आपको समझ नहीं आ रहा और आपको दर्द दे रहा है या खून निकाल रहा है तो फौरन अपने ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन या डेंटिस्ट के पास रुजू करें, और वही राइट पर्सन है आपको डायग्नोस करने के लिए। ठीक है कि कोई भी अनयूजुअल सा छाला बन रहा है आपकी, या अनयूजुअल सी चीज़ जो है ना आपको लग रही है कि एक लेयर सी आती जा रही है आपके मुंह के अंदर, तो उसको आपने सीरियस लेना है, उसको नॉर्मल नहीं समझना है। एटलीस्ट जाके डॉक्टर को